थैंक यू सो मच। आप सभी लोग जो हैं इस एक और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे डिस्कशन के लिए जुड़े हैं। आज हमारे साथ कोमल रजक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टरल स्कॉलर हैं। हुमायूं सर हैं, जो कि हैं प्रेसिडेंट हिंदी है हम मूवमेंट से। फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा बांगर, जो कि सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ में डॉक्टर हैं एज अ प्रोफेशन। और हम जो है आज ये जो डिस्कशन है, हमने इससे पहले भी नेशनल इंडिया न्यूज ने इससे पहले भी कई सारे डिस्कशंस और डिबेट्स करे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अराउंड। बट आज का जो डिस्कशन है वो खासा फोकस है, और फोकस इस पे है कि क्यों जो है संस्कृत को आगे रख कर करके इंग्लिश को पीछे ढकेला गया है, इसके पीछे की क्या वजह है, और इससे अफेक्ट होने वाले सोशल ग्रुप्स क्या है, और जो बहुजन ग्रुप, जो बहुजन कम्युनिटी है, पूरी की पूरी बहुजन कम्युनिटी, वो कितना ज्यादा डायरेक्टली इससे अफेक्टेड होने वाली है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का स्वागत है इस डिस्कशन में। पहला सवाल जो है मैं कोमल रजक जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, पहले भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो भी थी, उसमें भी था, और अभी भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, तो दोनों में क्या खासा फर्क है, अगर आप क्विकली हमें बता सके तो। Thank you, Anavul, for inviting me for this lecture series. जो ये नेशनल पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, नेशनल पॉलिसी 2020 और इससे पहले की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इससे पहले की जो पॉलिसी में जो 3 भाषाओं को लेकर जो अंतर रहा है, वो उसमें जो बेसिक या आधारभूत अंतर ये है कि पहले अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाने किस माध्यम से शिक्षा दी जानी है, उसको लेकर अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जैसा फील हो रहा है। अगर हम अभी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखते हैं तो जैसे पहले की पॉलिसी में इंग्लिश आप पर फोर्स नहीं थी, अंग्रेजी माध्यम को दूर करेगा कि अगर वो इससे या फिर इतने उसको अरेंज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए इंग्लिश एजुकेशन को, तो वो उसमें जा रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी वो उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये कि अंतर है कि कहीं ना प्रेफर्ड का ऑप्शन तो दिया है, एंड उसमें ये भी है कि इन बहुत अच्छे से कन्विंस करने के लिए कि हम इम्पोज नहीं कर रहे हैं भाषा किसी भी माध्यम को, लेकिन वो एक कन्विंस करने का तरीका है। क्योंकि अगर आप संरचनात्मक स्तर पर देखें किस तरीके से रूरल अर्बन में और जाति के ढांचागत व्यवस्था में, और फिर उसमें क्लास का भी एक लिंक आता है कि कौन लोग हैं जो इंग्लिश की तरफ जाते हैं या इंग्लिश को लेकर एस्पिरेशन रखते हैं उस भाषा में, उस माध्यम को लेने का। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बहुत परसुएशन हो रहा है एक तरीके से, और ये पावर एग्जीक्यूट हो रही है आपको अंग्रेजी माध्यम से दूर करने के लिए। तो ये जो 3 भाषाओं का जो एक साथ ऑप्शन आ रहा है या उसको एक साथ रखा गया है कि उसमें वर्नाकुलर हो सकता है, उसमें आप इंग्लिश भी रख सकते हैं, लेकिन जो विद्यमान व्यवस्था है, संरचनात्मक जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, उसमें इंग्लिश को बहुत दूर का एक ऑप्शन बना देगा वो हमारे लिए। और स्पेशली जो अभी की व्यवस्था में बहुत मार्जिनलाइज सेक्शन से जो लोग आते हैं, तो जो कि पहले की एजुकेशन पॉलिसी में, शिक्षा नीति में ऐसा नहीं था। जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो है डॉक्टर मनीषा बांगर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोमल जी ने पूरा एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से पहले था और अभी इसका क्या है, किस तरीके से अभी बदला है। पर अगर आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएं कि जो एग्जिस्टिंग जो 3 प्रेफरेंस पॉलिसी है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, इसका
कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा बहुजन कम्युनिटी के बच्चों पर? तो आप देखेंगे कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है बनी किसके लिए? ये पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए बनी है, जिसमें कि इस देश का अधिकांश जो स्टूडेंट है, आप देखेंगे कि 110 करोड़ लोगों के बच्चे जिसमें जिस स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ते हैं उनको लागू होने वाली चीज है ये। लेकिन जो इंडिया का स्कूलिंग सिस्टम है वो हाईली बहुत ज्यादा तरीके से प्राइवेटाइज या निजी हाथों में भी है, और वह निजी हाथों में जो स्कूलिंग सिस्टम है वो ज्यादा भारी है, रिसोर्सेस के मामले में, टीचर्स के ट्रेनिंग के मामले में, अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्सेज के मामले में। लेकिन ये हाईली प्राइवेटाइज सेक्टर सिर्फ 10% लोगों के लिए उपलब्ध है। मतलब 70% निजीकरण जो एजुकेशन का हुआ है, और जिसमें कि प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, बोर्डिंग स्कूल्स, ऊपर से देहरादून स्कूल और मेयो कॉलेज से लेकर तो हमारे शहरों में और बस्तियों में जो प्राइवेट स्कूल्स है वो तमाम वो सब उसमें आते हैं। इंटरनेशनल बैकलॉरेट से के कोर्सेज से लेकर तो सीबीएसई कोर्सेज से लेकर तो स्टेट बोर्ड के कोर्सेज ये प्राइवेट स्कूल्स में उपलब्ध है। अब ये तमाम स्कूलों के लिए आपने अलग रूल बनाया है, और पब्लिक एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जिसमें कि बहुजन, SC ST OBC और तमाम माइनॉरिटी के अधिकांश लोग जो कि पहले से ही अशिक्षित है, और जो कंपटीशन देश में हो रही है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, उच्च शिक्षा के माध्यम से हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, वहां पर इनकी पहुंच अभी भी बहुत कम है। ऐसी सूरत में आपने एक लैंग्वेज को लेकर या भाषा को लेकर, जो कि भाषा आपको नौकरियों के रूबरू कराएगी, जो आपको एक्सेस कराएगी, जो आपको हायर एजुकेशन की तरफ ले जाएगी, जो आपको हर अलग अलग जगह पर स्टैंड करेगी, जिसके बलबूते पे आज तक आपके स्टूडेंट्स का, बहुतांश स्टूडेंट्स का, चाहे वो गांव का हो या पिछड़े समाज का हो, उनके मानसिक प्रताड़न हुआ है, हनन हुआ है, उनके हक और अधिकार का हनन है, उनको अवसर नहीं मिले। ऐसी भाषा को उन्होंने सबके लिए देना था, सबके लिए उपलब्ध करना था। यह छोड़कर इस सरकार ने वो भाषा को प्राइवेट स्कूल्स के लिए मुहैया कर दिया है, लेकिन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे जाते हैं उसके लिए उन्होंने मुहैया नहीं किया है। इतना ही नहीं तो उसको पूरी तरह से निकाल दिया है, ताकि अगर बाय चॉइस भी अगर कोई चाहना चाहे, बाय चॉइस भी कोई गरीब किसान या गरीब तबके का व्यक्ति या बहुजन समाज का व्यक्ति या मुसलमान, सिख, ईसाई जो गरीब तबके से हैं, वह अपने घर बेचकर, कपड़े बेचकर, गहने बेचकर भी अगर बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाना चाहे तभी भी वो नहीं पढ़ा सकेगा। इसका मतलब चॉइस को भी आपके इसमें से हटा दिया है। अब लैंग्वेज, जो लैंग्वेज जिससे कि आपको अवसर मिलते हैं उसको हटा दिया, और जो लैंग्वेज संस्कृत जैसी जो कि 3% लोगों तक सीमित रही, वह भी खुद नहीं बोलते हैं उसको, उन्होंने भी तज दिया उस लैंग्वेज को, और जिनके ऊपर शास्त्रों के अधिकार के अनुसार उनको संस्कृत ही पढ़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी, इंग्लिश पढ़ा उन्होंने। ऐसे लोगों की भाषा और ऐसे लोगों की भाषा जो कि बहुजन समाज के लिए अभी तक वर्जित थी, उसको वहां पर लेके आ गए। यह एक बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा संकीर्ण ही नहीं तो एक संपूर्ण समाज को अवसर से दूर और शिक्षा से दूर, सक्षम बनाने से दूर, और इस निजीकरण, भूमंडलीकरण और इस वातावरण में उनको उससे दरकिनार ही नहीं कर उनको महज प्यून, चपरासी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन ऐसे जगहों पर उनको व्यस्त करने के लिए या उनको उपलब्ध करने के लिए ये तरह की रणनीति अपनाई है। अगला सवाल जो है मैं हुमायूं जी से पूछना चाहूंगा कि अभी कोमल रजक जी ने और डॉक्टर मनीषा बांगर ने एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से वो डिफरेंट था
और फिर इसके क्या कंसिक्वेंसेस भी होंगे, और बहुजन कम्युनिटी किस तरीके से पिछड़ जाएगी इस अगर ये एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा है कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है और उसमें जो है रीजनल लैंग्वेज जो होगा उसमें जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। बट हमने देखा है कि एक ही हिस्से में किसी एक स्टेट में जहाँ का जो भी रीजनल लैंग्वेज होता है उसमें कई सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, कई सारी कम्युनिटी होती हैं जिनके अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। उसके अलावा भी जो हमारे यहाँ जो भाषा है और जो डायलेक्ट है वो बहुत 10-10 किलोमीटर के अंतराल पे जो है वो बदल जाती है। तो एग्जीक्यूशन के लेवल पे ये कितना चैलेंजिंग होगा, उसके बारे में आप अगर हमें बताएं तो। हुमायूं जी। वही मैं बोल रहा था कि आज जो हमारी मुख्यमंत्री वो भी लोग और जो लैंग्वेज मतलब मराठी भाषा के अंदर, तो वो पुणे के जो टेक्निकल कम्युनिटी ने जो किया है वो लैंग्वेज उसमें थोपी जाती है। इसलिए मैं मेरी जुबान में कहूँ कि घंटा भी बात कर रहा हूँ, लेकिन उस लैंग्वेज में अगर उसे 2 मिनट की बात तो बात नहीं कर पाएगा। बहुत अभी भी आवाज जो है सर, अभी भी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। आई थिंक कनेक्टिविटी का कुछ इशू हो रहा है या फिर आई डोंट नो, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने की, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मतलब ब्रेक बहुत हो रहा है उसमें। तो यही सवाल जो है मैं कोमल रजक जी से पूछना चाहूंगा और उनसे समझना चाहूंगा कि बिल्कुल ये तो है कि एग्जीक्यूशन के लेवल पे कितना चैलेंजिंग है, जबकि हमारा डायलेक्ट और लैंग्वेज बहुत जल्दी जो है वो बदलता जाता है। इसके हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सर ने भी बोला, जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ आया हुमायूं सर का, कि हम लोग अपनी भाषा में या जिस भी भाषा को हम बोल रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ भी अगर हम सोच रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं या उस इमेजिनेशन को अगर हमें विजुअलाइज करना है, तो उसमें जो हमारी जिस भाषा को हम शुरू से बोलते आ रहे हैं उसमें ही करना ज्यादा आसान होता है। तो उसमें वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पहली बात तो ये। लेकिन समाज के ताने बाने को समझते हुए उसमें शिक्षा उपलब्ध करवा पाना, वो भी, क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेस और मतलब वो बहुत लिमिटेड नहीं होती है। आप जब आप कहीं पर स्कूल या कॉलेज होते हैं तो वहाँ पे बहुत मल्टीलिंगुअल या फिर बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले, समझने वाले या फिर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग आते हैं। तो जो भी हम इसमें बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि हम इसमें अंग्रेजी का कोई ब्लाइंडली उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा का, लेकिन उसको किस तरीके से दूर किया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। मेरे को ये पॉइंट क्लियर करना था। दूसरा ये जो कि आपका जो सवाल है कि उसमें एग्जीक्यूशन के लेवल पर प्रॉब्लम आएगा, तो इसको लेकर मेरा बहुत पहले से स्कूल एजुकेशन को लेकर एक सवाल है या फिर उसको लेकर एक मतभेद है वहां पे मेरा, कि जो अभी तक जो एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही है वहां पर इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना अभी हुआ है। तो उसको भी इम्प्लीमेंट, स्पेशली जैसे अभी ये बोल रहा है कि पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वहां पर किस तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड नई चीजों को एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि सारा का सारा प्रॉब्लम, अगर कोई अच्छी चीज भी है तब भी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्योंकि हमारी भाषा बदल रही है, हर एक मील के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जिस भाषा में हम अपने घर में बात कर रहे हैं वो भाषा में हमें पढ़ाई उपलब्ध होगी भी इस पॉलिसी के बाद भी।
तो इस पर हम श्योर नहीं हो सकते, जाहिर सी बात, ये बहुत ऑब्वियस है। दूसरा, इसको जो एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि दे हैव देयर ओन एजेंडा टू, उनका अपना एजेंडा है एक तबके विशेष को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से दूर रखने का। तो जब, क्योंकि सरकार का जो एजेंडा है, सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो विचारधारा है, उस सब को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग उसको, इस एजेंडे को हासिल करने के लिए या इंग्लिश को दूर करने के लिए बहुसंख्यक तबके से इसको इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, डेस्पाइट हैविंग ऑल द कॉम्प्लिकेशंस की ये मुश्किल होगा या कैसे उसको करेंगे, क्योंकि उनका मेन एजेंडा है इंग्लिश को। क्योंकि फिलहाल मार्केट में, अगर हम मार्केट के हिसाब से भी देखें, चाहे वो जॉब मार्केट हो या फिर सोशल सर्कल्स की बात हो या फिर हायर एजुकेशन की बात हो, उस सब के हिसाब से इंग्लिश एक डिमांडिंग लैंग्वेज है, डिमांडिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो जो मेन एजेंडा अभी जो नजर आ रहा है विद्यमान परिस्थितियों में, उस हिसाब से ये है कि जो मुख्य जो एजेंडा है सरकार का, वो ये है कि किसी भी तरीके से बहुसंख्यक तबके को, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन भी है या उस सेक्शन से आता है, उसको मुख्य धारा की शिक्षा से दूर रखा जाए। तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको बहुत सीरियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो करने की बात नहीं है, सिखाने के जो तरीके हैं जरूरत है, और बदलती है कि हमारे लिए ये हमारी जो वो भी बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे कि अंग्रेजी हमारे सारे या और मीडिया रहेंगे, तो मुझे जरूरत है कि अंग्रेजी तो शुरू से पढ़ाई, लेकिन हमारी उसके लिए बहुत ही ढंग के जो और एक्सपेरिमेंट हुआ है। मैं फिर आगे बढ़ूंगा इसमें और डॉक्टर मनीषा बांगर से ये पूछूंगा कि संस्कृत जो है वो कभी भी मासेस का लैंग्वेज नहीं रहा है ना। पहले भी हमने इस पे एक बार चर्चा करी है कि संस्कृत जो है वो कभी मासेस का लैंग्वेज नहीं रहा है, और एक खास कास्टिस्ट ग्रुप, एलीट ग्रुप जिसका इस्तेमाल करा है। और उसके बाद अगर कोई उस सर्कल से बाहर, अगर जो ब्राह्मण नहीं है और उसका वो इस्तेमाल कर रहा है, तो कई सारे पनिशमेंट थे जो कि बहुत ब्रूट होते थे उस दौरान। और उसके बाद भी कभी जो है आम बोलचाल की भाषा संस्कृत रही नहीं है। तो अभी ऐसे क्या आन पड़ी है कि संस्कृत जो है वो सबको पढ़ाओ, सबको संस्कृत बताओ? एज अ समाजशास्त्री और एज अ डॉक्टर दोनों तरफ से मैं इसको एनालाइज करती हूँ और ये देखती हूँ। सबसे पहले हमको जानने की बात है कि लैंग्वेज, भाषा जिस समुदाय का प्रभुत्व होता है उस भाषा के ऊपर, जो कौन सी भाषा, जो पावर की भाषा है, जिसमें से राजकाज चल रहा है, जिसमें से प्रशासन चल रहा है, जिस भाषा में, जिस इसमें से ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है, जिस इसमें से अवसर मिल रहे हैं, जिस इसमें सोशल मोबिलिटी है और एजुकेशनल मोबिलिटी है। तो आप देखेंगे कि मानव का विकास जब से हुआ, तो अगर पशुओं की बात लेते हैं तो मिलियन ऑफ ईयर्स से पशु जो है, जो शेर है, उसकी भाषा, उसकी दहाड़ ही रही है, वो भाषा में तब्दील नहीं हुई है। लेकिन इंसान जो है, उसकी जो आवाज है, उसका जो स्वर है, वो स्वर
वो भाषा में तब्दील हुआ है। पहले स्पीच था, अभी वो लैंग्वेज हो गया है। और ये महज कम्युनिकेशन का जरिया ही नहीं है, तो इसमें पावर स्ट्रक्चर्स स्थायी है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, मैं डॉक्टर होने के नाते आपको बताना चाहूंगी कि भाषा किसी भी वक्त सीखी जा सकती है, लेकिन जितना जल्दी उम्र के हिसाब से, या बच्चे जब पैदा होता है तब से जो भाषाएं उसके कानों पे पड़ती है, तो एक वक्त में वो 3 या 4 भाषाएं भी बोलने की काबिलियत पैदा कर सकता है, बोल सकता है। आप देखेंगे कि जो मल्टीलिंगुअल कल्चर्स में रहते हैं, मल्टीलिंगुअल मैरिजेस में रहते हैं, वो बच्चा 3-4 भाषाएं बोलता है। इतना ही नहीं, मैं अपने जिस इसमें हम लोग पले बड़े थे, क्योंकि उस वक्त 3 भाषाएं, इंग्लिश, हिंदी और वो लोकल लैंग्वेज, तीनों भी का वहां पर पढ़ाया जाता था। तो आप देखेंगे कई बच्चे जो कि बहुत पुअर बैकग्राउंड से और पिछड़े बैकग्राउंड से आते थे, वह भी इंग्लिश समझते थे, बोलते थे। कई बार आपने देखा है कि बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं रहने वाले लोग भी इंग्लिश बोल रहे हैं, एटलीस्ट समझ रहे हैं। तो वो समझने की वजह से उनको एक पावर उनके हाथ में आ रही है, वो लोगों की साजिशें समझ रहे हैं, उनको अवसर मिल रहे हैं, प्रावधान उनको पास आ रहा है। यह चीज हो रही है। अगर आप छोटे बच्चों को आप स्कूल में डालते हो, भले ही उसकी लोकल लैंग्वेज हो या डायलेक्ट हो, जैसे हमारे महाराष्ट्र में और इधर तेलंगाना में भी, अगर आप तेलंगाना की तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश के तेलुगु से अलग है, और हैदराबाद की जो तेलुगु है वह रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट उससे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के तेलुगु से अलग है। अब वो बच्चे, शेड्यूल ट्राइब्स जो है बच्चा, वह मराठी भाषा बोलता है, लेकिन उसकी मराठी अलग है, एरानी अलग है। मेलघाट का मराठी बच्चा बोलने वाला बच्चा, उसको नागपुर की मराठी भाषा और पुणे की मराठी भाषा तो बिल्कुल समझेगी ही नहीं, कोल्हापुर की मराठी भाषा अलग है। तो डायलेक्ट का फर्क है, तो उसकी डायलेक्ट तो वो पढ़ाई जाने वाली है ही नहीं। इसमें प्योरिटी की बात तो बाद में है, लेकिन एटलीस्ट वो भाषा तो सीख रहा है जो कि स्टेट में या राज्य सरकार में जिसका चलन है, वो तो सीख रहा है वो। इसके अलावा इंग्लिश भी सीख रहा है, इसके अलावा हिंदी भी सीख रहा है। तो उसके सामने पूरा विश्व खुलता है, उसके सामने पूरा ग्लोबल मार्केट खुलता है, उसके पास सामने राज्य सरकार का मार्केट खुलता है, अवसरों की भरमार है उसके पास में। आप ये देखेंगे। तो अगर इस सरकार ने इस बलबूते पे लाया है कि भाई उसको, बच्चों को वो इंग्लिश थोपी जा रही है, इंग्लिश उनको आती नहीं तो उनमें न्यूनगंड निर्माण होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंग्लिश न आने की वजह से न्यूनगंड निर्माण हो रहा है, ना सिर्फ एलिमेंट्री स्कूलिंग में, तो मिडिल लेवल स्कूलिंग में और कॉलेज में और ऑफिसेज में जाने के बाद में पूरी उम्र वो न्यूनगंड लोगों के पास साथ में रह रहा है और उनके अवसर पूरी तरह से सीमित रह रहे हैं। आज मिस्टर मोदी को इंग्लिश ना आते हुए उनका जो मीडिया है, वो बात अलग है कि उनका मीडिया उस बात की बोलबाला नहीं कर रहा है कि इंग्लिश नहीं आती है। वो जब अमेरिका गए थे तो वो बाराक ओबामा के साथ में इंग्लिश थोड़ी ना बोल पा रहे थे, उसको उनका मजाक उनका उड़ाया गया यहाँ पर आने के बाद में कि मैं बाराक ओबामा को यू से पुकारता था, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था। मतलब इतनी उनकी हास्यास्पद बात हुई। हमने ये इस मीडिया को देखा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव को इंग्लिश न आने की वजह से उनका जितना मजाक उड़ाया गया। कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में बहुजन समाज के, मुसलमान, बहुजन, सिख, ईसाई, ये कई लोग, आपको मैं ये सिख ईसाई लोगों की बात कहूं कि जो बहुजन समाज से है, शेड्यूल कास्ट है, लेकिन वो सिख सॉरी ईसाई होने की वजह से उनको इंग्लिश आती रही, वो चर्च में जाते रहे, इंग्लिश सीखते रहे, उनके सामने बहुत सारे जॉब्स खुल गए, उनके सामने ट्रांसलेशन के जॉब्स, अन्य कई जॉब्स उनके सामने खुल गए, और एक तरह का अहमियत उनको समझने लगी उसकी, और अहम भाव उनमें पैदा होने लगा। तो प्रेजेंट सरकार जो आरएसएस प्रायोजित उच्च वर्णीय ब्राह्मण सरकारों की राजनीति चलाने वाली सरकार है, यह मनुवादी सरकार है, यह एक तरह से आज इंग्लिश सीखकर जो उनके बराबरी में लोग आ गए हैं बहुजन के,
वह चाहते हैं कि वह उस तरह से उनको पूरी तरह से दबा दिया जाए, उनको उसमें से आउट कर दिया गया है। क्योंकि आज ये लोग उनको राष्ट्रीय हर स्तर पर सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनकी साजिशें समझ रही है, पॉलिसी की साजिशें समझ रही है, उनको सारा कुछ हो रहा है, तो वो नहीं चाहते कि वो हो। दूसरा, संस्कृत इंट्रोड्यूस करने का मामला आता है। जब मैंने खुद ने संस्कृत लिया था जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा, 8वीं से लेकर, संस्कृत उर्दू की तरह या फ्रेंच की तरह 8वीं कक्षा से आप ये कोई भी भाषा सीख सकते थे। उसको अक्सर लोग इसलिए लेते थे कि लैंग्वेजेस जो है, मराठी हो या जो भी लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज, उसमें गणित जैसे या मैथ की जैसे बहुत ज्यादा मार्क्स कमाने के संभावना नहीं होती थी। तो बच्चों को लगता था 10वीं में अगर आपको मैथ के जैसे मार्क्स चाहिए तो संस्कृत भाषा लो। मैंने खुद ने ली थी उसको, लेकिन वह भाषा से कोई अवसर नहीं है। वह भाषा वैसे भी बहुत ही ज्यादा तिकड़म भाषा है, मैं तो कहती हूँ। न वो उसमें लहजा है, न सुरीलापन है जैसे उर्दू में है, न लोकल लैंग्वेज का डायलेक्ट है। क्योंकि वो इतने सीमित लोगों तक सीमित की गई थी, वो अपने आप में बड़ी भी नहीं लैंग्वेज, उसमें मधुर भाव भी नहीं है, उसमें आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हो। बहुत रुक्ष, बहुत ही ज्यादा संकुचित और बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म की लैंग्वेज है। तो खैर वो बात अलग है, उसको हम आर्टिस्टिक तरीके से या साहित्यिक तरीके से उसका आकलन हो सकता है। लेकिन हाँ, यह वह भाषा है जिससे कि एक विशिष्ट वर्ग, खासकर ब्राह्मण उच्च वर्णीय वर्ग, जिसको कि बहुत घमंड और अपने आप में अहम भाव लगता था कि मैंने वो भाषा हमारे पास है, और उसमें से इन लोगों के शास्त्र और समस्त जो सामग्री इन्होंने पैदा की है, जिसके माध्यम से बहुजन समाज का ये प्रताड़न करते रहे। आज भी जो श्लोक बोलते रहे, उगड़ुम बुगड़ुम बोलते रहे, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को मालूम ही नहीं रहा कि उनके खिलाफ बोले जा रहे वाले श्लोक है। यह सब चीजें वह करवाना चाहते हैं। वो उसको चाहते हैं कि वो उसका प्रभुत्व, उच्च वर्णीय लोगों का प्रभुत्व उसके जरिए चलता रहे। तो अनवरुल, आखिरी में ये मैं कहना चाहूंगी कि इंग्लिश के माध्यम से आप में जो अहम भाव, एक अवसर प्रदान करने की जो बात आती है, उसको खत्म करना, और दूसरी तरफ से संस्कृत लाना, जिसमें कि पहले से ही ब्राह्मण का वर्चस्व स्थायी रूप से गाढ़ा गया है, उसको लाना। ये दो तरी तलवार यह लोगों के सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज के माध्यम से लाई गई है। जी, थैंक यू सो मच। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पहले तो कुछ जो लोग थे, सीमित ग्रुप थी, उनके बीच में बोला जाता था और वो आपस में उसको जमा पूंजी की तरह और एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते थे डोमिनेट करने के लिए, बिकॉज डोमिनेटिंग लैंग्वेज थी, एलीट की लैंग्वेज थी, ब्राह्मण की लैंग्वेज थी। और अब जो है वो उसको, चूंकि जमाना बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, उसकी डोमिनेंस खत्म हो चुकी है। जो दूसरी जो नई लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश अभी के तौर में जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, उसका जो है वो पॉपुलर लैंग्वेज है, एम्प्लॉयमेंट उसमें है। तो अभी जो है वो दोबारा से अब जो है संस्कृत को थोप करके मासेस पर, और वो खुद इंग्लिश को कंट्रोल करके, और अगेन अब जो है पहले संस्कृत को कंट्रोल करके डोमिनेट कर रहे थे, अब जो है इंग्लिश संस्कृत को थोप करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल जो है इस सेशन में कोमल रजक जी से पूछूंगा कि मतलब ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं, इंग्लिश जो है ये नोन है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुत बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो फैक्ट्री और जो मैनुअल लेबर्स हैं, उसकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ाने के लिए की जा रही है। जो कैपिटलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लेबर को जो है वो इकट्ठा करें और उनको भरपूर मात्रा में अवेलेबल करवाएं, वेज रेट कम हो, ज्यादा लेबर हो, फ्री में लेबर मिले, और वैसे को बढ़ाने की जो कोशिश है वो तो खास तौर पर से वो दिख ही रही है। लेकिन अगर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आता है तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा मासेस पे, खास करके बहुजन कम्युनिटी पे, और जो खास करके जो माइनॉरिटी हैं और जो दूसरे जो सो कॉल्ड कास्टिस्ट, जो सो कॉल्ड कास्ट ग्रुप्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट,
और भी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं और कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, उस पे किस तरीके उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें हमें। इसके हाँ, जैसे अभी ये कि 6th स्टैंडर्ड के बाद से ABCD स्टार्ट होगा सरकारी स्कूलों में, तो ये पहले भी था और हमने ये चीज देखी है कि छठी क्लास से अगर स्टार्ट होता है तो 8वीं 9वीं में जाके किसी मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ABCD पूरी आती है 8th और 9th स्टैंडर्ड में जाके, क्योंकि इसमें ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि आपके टीचर्स कैसे हैं, और सरकारी स्कूलों में टीचर्स या फिर किस तरीके से पेडागोजी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो वो चीज सबको पता है कि कैसे एजुकेशन दी जा रही होती है। तो एक तो ये चीज है कि पूरा बेस ही आपका हिला हुआ होता है इंग्लिश एजुकेशन को लेकर। इसके बाद जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो आपका कंपटीशन होता है जो बहुत बेसिक क्लासेज होती है, जहाँ से स्टार्ट होता है, किंडरगार्टन भी बोल सकते हैं, कि वहां से भी शायद बच्चों को दिया जाता है कि इंग्लिश में ही कुछ ना कुछ बातें करना या कुछ भी उस तरीके से एजुकेशन दिया जा रहा है। मतलब बहुत इनिशियल स्टेज में ही उनको इंग्लिश से रूबरू कराया जा रहा है, जबकि यहाँ सरकारी स्कूलों में 6ठी से 6th क्लास से होता है, जो कि 8वीं 9वीं तक जाते जाते उनका ABCD है थोड़ा बहुत बेस बनता है, क्योंकि वो बहुत हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है उस चीज को। तो ये चीज है कि जब उनसे कंपटीशन उन लोगों से हो रहा होता है कि जिन्होंने जिनका स्टार्ट ही इंग्लिश के साथ हुआ है, इंग्लिश माहौल में हुआ है, इंग्लिश में बात करते हुए हुआ है, टीचर के साथ जो पेडागोजी है वो भी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जहां वो इंग्लिश में ही रहा है, तो जाहिर सी बात है। आप सभी लोगों का अपना अपना पॉइंट रखने के लिए धन्यवाद। हम वापस से कुछ और भी जो है इसके अराउंड और भी डिस्कशन करेंगे, और भी जो कई सारे मुद्दे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, क्या कुछ कमियां हैं और किस तरीके से अगेन जो है वो मासेस जो बहुजन कम्युनिटी है वो किस तरीके से पिछड़ती जाएगी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में भी, और किस तरीके से इससे और कुछ नहीं सिर्फ कैपिटलिस्टिक एजेंडा सर्व हो रहा है। और इसको लेकर के हम दोबारा से मुखर होकर के और भी एपिसोड्स करेंगे, और भी गेस्ट के साथ में हम आपको बताते रहेंगे। आप सभी का जो गेस्ट है उनका जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी जो लोग हैं दर्शक हैं उनका देखने के लिए धन्यवाद। मैं अनवारुल हुदा और आप मेरे साथ देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज का ये खास कार्यक्रम, जिसमें हम बात कर रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।